अभिमन्यु शास्त्री जी, सभी को राम राम, जय श्री राम। आज के इस लाइव सेशन की दूसरी क्लास है, उसके अंदर आप सभी का जीके प्रवीण उड़ान में हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम आप सभी का। चलो भाई शाबाश। तो आज की क्लास जो है शुरू करने जा रहा हूं। एक चीज बता दूं भाई, संडे ने इस क्लास की छुट्टी रख रहेगी, आगे 12 इतवार की छुट्टी रख रहेगी। सोमवार से शुक्रवार एक क्लास लगा करेगी आपकी, ठीक है। शाम ने 6 बजे से लेकर के रात में 10-11 बजे तक ये क्लास हुआ करेगी, सोमवार से शुक्रवार, ठीक है। तो 12 इतवार की छुट्टी रहेगी, तड़के की छुट्टी है, ठीक है। तो अगली मुलाकात हमारी परसों होगी, ठीक है। आज की क्लास होगी, फिर मैथ रीजनिंग की होगी, उसके बाद फिर परसों से हम कंटिन्यू मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को विकास लांबा, अनूप, रितु, राम राम, सभी को राम राम, मोनिका, ठीक है। चलो भाई, क्लास शुरू हो रही, ज्यादा आपका समय ना खराब करते हुए पहला क्वेश्चन आज का शुरू करता हूं। जी के अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल को सारे के सारे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो। शास्त्री जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या है। पुरातत्व की पहली कुदाल सन 1921-22 में कौन से नामक किले के ऊपर पड़ी थी। कहने का मतलब है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है खुदाई सबसे पहले कौन से टीले के ऊपर करने का काम किया गया था। एक व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर, जिसका नाम आपने सुना होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। मैं किसी भी अंग्रेज के नाम के आगे सर शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैंने बहुत बार बताया, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इसको मैं सर कह के जरूर पुकारता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसकी किताब है एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये किताब इसी बंदे की है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसी बंदे ने हिंदुस्तान का जो इतिहास जो है, इस इतिहास को उकेरने के अंदर बड़ा महान योगदान रहा है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो नामक किताब जो है, इसी बंदे के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। मेरा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, बहुत सारी चीजें आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल, अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले बात है 1921-22 की। तो 21-22 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम कौन सी है, मिर्जापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी मिर्जापुर, हिसार में भी है। और इसी मिर्जापुर के जो है, मिर्जापुर के थानेश्वर के बिल्कुल पास में जगह पड़ती है। इसी मिर्जापुर थानेश्वर के पास में जो है किला है, जिस किले को क्या कहा जाता है, कर्ण का टीला या फिर कर्ण का किला कहा जाता है। इसी कर्ण के टीले या फिर किले के ऊपर जो है पहली बार खुदाई करने का काम किया गया था, किसके द्वारा, डीबी सनूपर के नेतृत्व में, ठीक है। डीबी सनूपर जो है, डीबी सनूपर के नेतृत्व में पहली बार यहां पर इसी किले के ऊपर क्या किया गया था, खुदाई करने का काम किया गया था। ये जो थानेश्वर या फिर कर्ण का किला जो है, इस किले को 3 चरणों में बांटने का काम किया गया। यानी जो खुदाई से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उनको भारतीय इतिहास के अंदर 3 चरणों में बांटने का काम किया गया। पहला चरण जो था 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी पूर्व तक। और जब मैं पहले चरण की बात करता हूं, तो पहले चरण की जो टाइम निर्धारित किया गया है, उसके अंदर जो जो हमें साक्ष्य मिले वो मोटे कपड़े मिले हैं। इसके अलावा टेराकोटी, जो टेराकोटा के मोती होते हैं, वो हमें मिले हैं। इसी स्थान के ऊपर मिले टेराकोटा के मोती, ठीक है। ये चीजें हमें मिली। दूसरा जो काल अगर मैं चरण की बात करूं, तो वो 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक मिले हैं। और दूसरे चरण के अंदर जो है पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। यहां पर एक आपने चीज ध्यान रखना है, ये जो कर्ण का टीला जो है, इसकी खुदाई के अंदर जो है लाल पोलिस आपने ध्यान रखना है। लाल पोलिस इस युग की क्या हुआ करती थी, विशेषता हुआ करती थी, ठीक है। प्रश्न पूछ ले भाई, हरियाणा के किस किले से प्राप्त खुदाई में लाल पोलिस के साक्ष्य मिले हैं, तो आपने लिखना है उत्तर क्या होगा, कर्ण का टीला थानेश्वर के अंदर है। यहां पर लाल पोलिस जो है, इसके क्या मिले, साक्ष्य मिले, ठीक है। इसके बाद बात है 1933-1934 की, ठीक है। 1933 से लेकर के 1934 तक एक शख्स है, जिसका नाम क्या है, एच.एल. श्रीवास्तव, ठीक है। ये जो एच.एल. श्रीवास्तव जो है, इसी एच.एल. श्रीवास्तव के नेतृत्व के अंदर जो है खुदाई होती है हरियाणा के अंदर। जिला कैथल है, कैथल जिले का एक गांव है। गांव का नाम क्या है, तो आपको याद होगा, थे पोलर गांव है, ठीक है। एक ऋषि पोलिस हुआ करते थे, जो लंका नरेश रावण के दादा हुआ करते थे। और रावण के दादा के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा था, पोलिस के कारण जो है इस गांव का नाम थे पोलर पड़ा था। और जो थे पोलर गांव जो है, इसके 4 प्रश्न अपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कड़ा हुई थी थे पोलर के अंदर। एक तो याद रखना है, महाभारत के दौरान कैथल का, महाभारत काल जो है, महाभारत काल के दौरान कैथल का कौन सा स्थान जो था वो नष्ट हो गया था या फिर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो अपने याद रखना, थे पोलर जो है वो महाभारत के समय क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 2-3 चीजें अपने ध्यान रखनी है। थे पोलर से क्या क्या मिले हमने, एक कुषाण शासक है जिसका नाम क्या है, वासुदेव, ठीक है। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के मिले हैं।
इसके अलावा उड़ता अपना योद्धे गणराज्य जो है, जो हरियाणा का सबसे शक्तिशाली गणराज्य है, उसके सिक्के मिले हैं। इसके अलावा उड़ता एक साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य किसके मिले हैं तो आपने याद रखना मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य हरियाणा में अगर पूछे तो किस खुदाई के अंदर मिले तो आपने याद रखना मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य थे पोलर से मिले हैं। कुषाण वासुदेव शासक नरेश के सिक्के मिले हैं, योद्धेयों के सिक्के मिले हैं, मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य जो है वो भी अपन कड़ मिले हैं। तेह पोलर जो है उड़ते मिले। इसके अलावा जो है उड़ते सिक्के कौन से मिले हैं, पंचमारक का सिक्के भी उड़ता अपन मिले। ठीक है, पंचमारक सिक्के अपन करते मिले हैं, तो याद रखना पंचमारक सिक्के भी अपन थे पोलर से मिले। ठीक है, आज की क्लास में करंट अफेयर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, स्पीड कम करो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? या वो बाड़े के टट्टू 10-20 रुपए में भेजे गए हो आप कहीं से, किस सर की क्लास को डिस्टर्ब करना है? एक बार आवाज का ओके बताना, आवाज वगैरह आवाज बताना, ओके रिपोर्ट लिख के भेजना। अगली जो खुदाई जो है वो हरियाणा के अंदर प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व के अंदर होती है। ठीक है, प्रोफेसर बीबी लाल। और ये जो प्रोफेसर बीबी लाल जो है ये कड़ा कड़ा खुदाई करने का काम करते हैं। थानेश्वर, पेहवा और अभिमन्यु का गांव आमीन के अंदर जो है, इन जगह के ऊपर जो है प्रोफेसर बीबी लाल जो है वो खुदाई करने का काम करते हैं। भाई साहब 10-20 रुपए मेरे पर ले लिए, गूगल पे नंबर दे दे। ये और मास्टर का एक आधे से भगत से लाइव वाले आंदे को नहीं क्लास डिस्टर्ब करने खातर आज को नहीं आंदी। भाई कंटेंट दे दे, ईमानदारी से अपना काम कर ले, लाइव भी जुड़ जाएंगे, सारे काम जुड़ जाएंगे। बेटा ये काम ना करवाया कर। ठीक है, तो ये इतनी चीज आपने याद रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा छोटा करके फटाफट फिर आपने दिखा दी हूँ उत्तरी के दब गया रहे हो। ठीक है भाई, तो याद हो जाएगा। पहली खुदाई कड़ा हुई थी कर्ण के टीले के ऊपर हुई थी, थानेश्वर के अंदर हुई थी, मिर्जापुर के पास में। कनिंगम को एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी इसने। लाल पुलिस का युग कर्ण के किले से संबंधित है। ठीक है, 1933-34 के अंदर एचएल श्रीवास्तव के द्वारा थे पोलर पर खुदाई करी गई थी। लंका नरेश रावण का बचपन बीता था। 3 चीज मिली थी, कुषाण वासुदेव के सिक्के, योद्धे गणराज्य के सिक्के, मौर्य साम्राज्य के सिक्के। कौन से सिक्के थे? पंचमार्क सिक्के। प्रोफेसर बीबी लाल जो है थानेश्वर, आमीन, पेहवा, इन तीनों जगह के ऊपर खुदाई किसके द्वारा की गई थी तो आपने याद रखना है। तो तीनों जगह के ऊपर खुदाई करने का काम किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा खुदाई करने का काम किया गया था। किस काल के दौरान हरियाणा राज्य की भू स्थिति, जलवायु आदि का निर्धारण हुआ था? फटाफट बताने का काम करिए दोस्तों। हमारा जो लीसो ऐप जो है, उत्तर दो फटाफट भाई। लीसो ऐप के ऊपर 11 से 14 फरवरी तक सारे बैचों पे लीसो 20 कूपन कोड प्रयोग करोगे तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सबको राम राम बेटा। तो काल आपने बताना केनेजाइक काल है, मेसोजाइक काल है, पेलेजाइक काल है या फिर ओजोइक काल है। किस काल के दौरान जो है आपको ये मिली थी? स्पीड कम करो, लिख नहीं पाता। चलो कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, फटाफट बताएगा भाई। सबसे पहले मैं इस काल के अंदर मेसेजाइक काल को ले लेता हूं। तो आपने याद रखना मेसेजाइक काल के अंदर हरियाणा की भौगोलिक अवस्था के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन कोई आपसे पूछे कि हरियाणा की भौगोलिक व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से काल के अंदर हुए थे? मेसेजाइक काल जो है, मेसेजाइक काल के दौरान जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ठीक है, इसके बाद 2 काल और बच जाते हैं, पेलेजाइक और आइजोइक। ये दोनों काल जो है, इन दोनों कालों में हरियाणा की जो व्यवस्था जो है, भौगोलिक व्यवस्था जो है, इसमें खास परिवर्तन नहीं हुए, यानी छोटे मोटे परिवर्तन हुए थे। खास परिवर्तन इसके अंदर जो है याद रखना वो नहीं हुए। किसके अंदर नहीं हुए? 2 कालों के अंदर, पेलेजाइक और आइजोइक के अंदर नहीं हुए। एक बचा था कौन सा? केनेजाइक। ये जो केनेजाइक काल जो है, इस केनेजाइक काल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है क्या क्या जलवायु, नदी, नाले, पहाड़, ये सारे के सारे जो है टीले, ये सारे के सारे कौन से काल के दौरान हरियाणा प्रदेश के अंदर बने थे? केनेजाइक काल के अंदर। ठीक है, इस केनेजाइक काल के अंदर आपने एक चीज याद रखना है, जो ग्रीष्म ऋतु जो होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि कम होती थी। एक प्रश्न एचएसएससी में पूछा गया था कि किस काल में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कम होती थी? तो केनेजाइक काल की। एक और प्रश्न पूछा था कि किस काल में हरियाणा में जो तापमान जो था वो कम रहता था ग्रीष्म में? तो तापमान जो था केनेजाइक में कम रहता था और ग्रीष्म अवधि जो है आपने याद रखना छोटी होती थी। ठीक है, किसके अंदर? केनेजाइक काल के अंदर। केनेजाइक के अंदर नदी नाले पहाड़ सारे केनेजाइक के अंदर बने थे। मेसेजाइक के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। पेलेजाइक और आइजोइक जो काल जो इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कम। ठीक है, याद रखना आपने कोई खास परिवर्तन नहीं हुए थे। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हर रोज डेली करंट अफेयर मिला करेगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सुल्तानपुर झील किस खंड के अंदर स्थित है? फटाफट बताइएगा से बस। सर जेई का बैच लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर भेजो 960999 70000 भाई। 10 साल का एक्सपीरियंस है। 960999 70000 ये कॉन्टैक्ट नंबर है लीसो ऐप का। 9 से 5 आप कॉल कर सकते हो।
सुल्तानपुर झील कौन से खंड के अंदर है? सरस्वती नगर के अंदर, फर्रुखनगर के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, इसके अलावा फिरोजपुर के अंदर है। ये चीज आपने बतानी है। बहुत सारे बच्चे सही उत्तर देने का काम कर रहे हैं। ग्रुप डी का बैच भाई लीसो 20 लाओगे तो आप उसके अंदर लगभग 120 रुपए का डिस्काउंट आपने मिल जाएगा। लीसो 20 देख लियो यार, ऐप पे बिक जियो, मेरा क्यों टाइम खराब करो मेरा था। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले सुल्तानपुर जो स्थल जो है ये एक रामसर स्थल है। ठीक है, क्या है ये? रामसर स्थल है। ठीक है, रामसर सबने बेरा है, ईरान का एक शहर है। बिंडावास और सुल्तानपुर दो रामसर स्थल है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, रामसर ईरान का एक शहर है। 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है। उसके बाद रामसर साइट जितनी भी आर्द्रभूमि होती है, चिल्का जो है अब भारत की पहली आर्द्रभूमि, जिसको 1982 के अंदर जो है रामसर साइट जो है इसका दर्जा दिया गया था। किसको? चिल्का को सबसे पहले देने का काम किया गया था। अभी हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर और कौन से? भिंडावास। पिछले साल जो है दोनों को दर्जा देने का काम किया गया था। अब आपने ध्यान रखना, सुल्तानपुर गांव है और याद रखना गुड़गांव से जज्जर जो मार्ग जो पड़ता है, कौन सा मार्ग है? गुरुग्राम से जज्जर जो मार्ग जो है, रोड जो है, गुड़गांव से जज्जर का रोड जो है, उस रोड के ऊपर जो है ये झील है, आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये जो सुल्तानपुर नाम जो पड़ा इस गांव का, किसके नाम के ऊपर पड़ा? थोड़ा इतिहास में ले चलता हूं। एक चौहान राजा थे जिसका नाम था सुल्तान सिंह। ठीक है, सुल्तान सिंह एक चौहान राजा है। इस चौहान राजा जो है, चौहान शासक है, इन्होंने हराने का काम किया गया था। मुसलमानों को हराया था इसने। कौन से मुसलमानों को? सीलर मुसलमानों को हरा करके सुल्तानपुर की स्थापना करने का काम किया था। सीलर मुसलमान। ठीक है, सीलर मुसलमान। ठीक है, सीलर मुसलमानों को हरा करके इसने इसकी स्थापना करी थी। सीलर जो तुर्की के मुसलमान होते हैं ना, तुर्की वाले, उस साइड के मुसलमानों को सीलर मुसलमान कहा जाओ है। और स्थापना अगर कोई आपसे पूछता है तो 1474 जो है, 1474 के अंदर जो है सुल्तानपुर की स्थापना चौहान शासक है जिसका नाम सुल्तान सिंह, इसके द्वारा सीलर मुसलमानों को हराने के बाद कब किया गया था? तो 1474 के अंदर हराने के बाद किया गया था। अच्छा, एक नया प्रश्न बताता हूं आपने। ठीक है, अरे इसका जो सुल्तानपुर का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम धुंधोती। किस किस ने बेरा है इस प्राचीन नाम का? धुंधोती। क्या है ये धुंधोती? जो गुड़गांव मेवात साइड के बंदे हैं वो बड़े आराम से बता देंगे। धुंधोती बिल्कुल राजपूतों का गांव है। धुंधोती आपने ध्यान में रखना, धुंधोती केस होता है ये जो धुंधोती जो है, गढ़ी हरसरू एक नाम सुना होगा आपने। गढ़ी हरसरू जड़ता अंग्रेजा ने एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। किसके लिए? नमक ढोने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, और वो जो गढ़ी हरसरू जो है, इसी गढ़ी हरसरू गांव का एक चौधरी होता था। ठीक है, और उसके जो जागीरदार होती थी, यानी उसके मिलाकर के मैं कहूं तो उसके 60 गांव होते थे गुड़गांव के। ठीक है, यानी जो गुड़गांव और नू के 60 गांवों का एक परगना होता था, उसको क्या बोला जाता था? धुंधोती बोला जाता था। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि इसका प्राचीन नाम क्या है तो आपने ध्यान रखना है, इसका प्राचीन नाम क्या है? धुंधोती इसका क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल, सुल्तानपुर जो है किस कौन सी तहसील के अंदर पड़ता है? तो सुल्तानपुर जो है वो फारूक नगर तहसील जो है, फारूक नगर तहसील के अंदर पड़ता है। ठीक है, कौन सी तहसील के अंदर पड़ा है? फारूक नगर जो है, फारूक नगर के अंदर पड़ता है। अच्छा भाई, एक और झील है गुड़गांव के अंदर, इसका नाम क्या है? दमदमा झील। ठीक है, दमदमा झील। दमदमा झील के बारे में कुछ बेरा तो फटाफट कमेंट करके बताओ। दमदमा जो है आप सभी ने बेरा है, दमदमा जो है ये 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कोई आपसे पूछता है तो कौन सी है वो? दमदमा जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सोहना के अंदर वो झील है। ठीक है, अच्छा नो बताओ, सप्ताह विदेशी पर्यटक हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर आते हैं? फटाफट बताओ भाई, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर आते हैं? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बोलो भाई, शाबाश। सही उत्तर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। दमदमा झील जो है 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों के अंदर शामिल है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जो है वो कौन सी झील के ऊपर आते हैं? ये प्रश्न आपने बताने का काम करना, फटाफट बोलिएगा, शाबाश। ठीक है, सुल्तानपुर झील जो है, साइबेरियन सारस जो है, यहाँ पर एक पक्षी आता है, साइबेरियन सारस नामक पक्षी जो है वो कौन सी झील के ऊपर आता है? विदेशी पक्षी आते हैं और साइबेरियन सारस जो है वो भी इसी दमदमा जो है, दमदमा के ऊपर आने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, सुल्तानपुर जो है, सुल्तान के ऊपर सबसे, सुल्तानपुर झील जो है इसमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, दमदमा सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हरियाणा प्रदेश की है, हो जाओगा याद। बिल्कुल, हाँ, एक लाइन बिछाई गई थी, फर्रुख नगर का जिक्र आ गया तो गढ़ी हरसरू। ठीक है, गढ़ी हरसरू। ठीक है, ये जो गढ़ी हरसरू से लेके फारूक नगर तक अंग्रेजों ने एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो किस लिए बिछाई गई थी? तो आपने याद रखना है, नमक ढोने के लिए। ठीक है, नमक ढोने के लिए गढ़ी हरसरू से फारूक नगर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, नमक ढोने के लिए। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, फारूक नगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? फटाफट बताइएगा। खोल हिरेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, बीड़बारा वन्य जीव अभ्यारण्य, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। आई लिव इन गड़ियर सरुच। ठीक है भाई, बताओ शाबाश, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर कौन सी वो है? चलो वाह वाह कर दो, एक शायर सुना दूं। मैंने मेरा फेसबुक पर कमेंट करो, आजकल तो होनी शायर सुनानी है मास्टर का, और है क्या? अरे शर्म कर ले तेरा लगता मारे। हाँ फेसबुक पर लिख दिया, देखा हरियाणा में सबसे ज्यादा लाइव किसके गुलाम है? आप लोगों का सहयोग है, मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार मिलता है, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, आज तक अपना कंटेंट बेचा नहीं मैंने। शायद हरियाणा का इकलौता ऐसा टीचर हूँ जिसने हरियाणा जीके का अपना खुद का बैच नहीं निकाला, न ही अपना बैच बेचा है। और कोशिश जब तक रहोगी, मेरे अंदर जितने मैंने ज्ञान अर्जन किया है आप लोगों के सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, कभी भी जब तक कोशिश रहेगी, दो रोटी परमात्मा दिंदा रहूगा, तो मैं मेरा कदे पेड़ बेच को लिया। जब तक दो रोटी मैंने मिलती रहोगी भाई, स्थिति ऐसी ना भगवान करे मेरे अंदर आ जाओ कि मैं मेरा बेच उतारूं। बताइए से बस। शिवालिक, चलो एक शायर सुना दूं। दिल लगाएगी तो दिलदार हूं, खरीदेगी तो मैं बाजार हूं। दिल लगाएगी तो दिलदार हूं, खरीदेगी अगर तो बाजार हूं। दवा बन सकती हो अगर तुम, दवा बन सकती हो अगर तुम, तो मैं सबसे बड़ा बीमार हूं। खरीदेगी तो मैं बहुत बड़ा बाजार हूं, दिल लगाएगी तो बहुत बड़ा दिलदार हूं। वाह, ठीक है भाई। तो देखो, शिवालिक की पहाड़ी कड़ा है ऊपर में है, अरावली की पहाड़ी हरियाणा का दक्षिण में है। तो सीधे तौर पर यू बंदा नू पूछना चाहो कि उत्तरी हरियाणा जो है, उत्तरी हरियाणा के अंदर जो है कौन सा इनमें से वन्य जीव अभ्यारण्य है? खोल हिरेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, बीड़बाड़ा, खपड़वास, या फिर अबूब शहर। देखो, खोल हिरेतान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित है? तो सबने बेरा हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थापित है। अच्छा, वर्तमान में हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, फटाफट बताइएगा कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर? वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या हरियाणा के अंदर, खपड़वास की स्थापना 1987, ठीक है, अबूब शहर जिला सिरसा। देखो भाई, दो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपने कराऊंगा। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षित क्षेत्र कितने हरियाणा के अंदर? सामुदायिक सुरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक सुरक्षित क्षेत्र ये कितने हरियाणा के अंदर? फटाफट बताओ। 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। संजय नैन 7 कह रहे हैं, बाकी लगभग 8 कह रहे हैं। सैम नाम से एक बंदा, वो भी 7 कह रहा है। एक भगत 2 एक कहा है, भाई तेरा तो कोई इलाज को नहीं बेटा। बताओ शाबाश। देखो, 2018 से पहले कोई आपसे प्रश्न पूछता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो आपका उत्तर 8 होता। लेकिन 2018 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसको सामुदायिक क्या बना दिया गया? इसको सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र। ठीक है, देखो भाई, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में। 2 सुरक्षित क्षेत्र हैं, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सरस्वती कुरुक्षेत्राला, बीरबारा जींदाड़ा, ये 2 क्या है? सुरक्षित क्षेत्र है। सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने हैं? तो आपने याद रखना है, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 है। ठीक है, कौन से हैं? 2 हैं। ठीक है, तो आंकड़ा याद रख लियो। 2 कौन से? एक तो सिरसा वाला अबूब शहर जो है सामुदायिक वन आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? तो नाम लिख लो उसका, गोल्डन जुबली। ठीक है, गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र KKR लिख दिया, इस तरह समझियो। ठीक है, ब्रह्म सरोवर KKR। बात समझ में आएगी भाई। सुरक्षित 2 कौन से हो गए? बीरबारा और एक सरस्वती। ठीक है, इसके अलावा सामुदायिक में 2 कौन से हो गए? गोल्डन जुबली, और दूसरा कौन सा हो गया? अबूब शहर। ग्रुप डी का एग्जाम मान के चलिए मई जून में होगा भाई। ठीक है, समझ में आएगी। सामुदायिक 2 है, सुरक्षित 2 है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो खोल हिरेतान वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला जिले के अंदर। और पंचकुला के अंदर जो है शिवालिक की पहाड़ियां सबसे ऊंची, मोरनी के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो है, 15-14 मीटर जो उसकी क्या है, आप सभी को पता है उसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा बीरबारा जींद के अंदर पड़ता है,
खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, फटाफट बताओ भाई कड़ा पड़ा। खापड़वास 1987 के अंदर बना था, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। अबूब शहर हो गया, सारा सौदा हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, खोल हिरातान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो शिवालिक रेंज के अंदर पड़ता है। धीरज शर्मा भाई, दिल्ली एग्जाम तक कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल नामक पक्षी कहां पाया जाता है, यानी फटाफट बताइएगा शाबाश। ग्रुप डी के लिए फॉर्म कब अप्लाई होंगे, एक बार तो अप्लाई हो चुके हैं, अभी मान के चलिए 15 से 20 दिन बाद दोबारा से आपको नए फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फटाफट बताइएगा कहां तक पाए जाते हैं। भाई कोई भी बंदा टेक्निकल की तैयारी आपका उसमें रिश्तेदारी में गांव गुआंड में कर रहा है, जैसे स्टाफ नर्स की कर रहा है अपने, या फिर जे सिविल की कर रहा है, WPO वाटर पंप ऑपरेटर की कर रहा है, या फिर आपका के बच गया कि ALM के बच गया, तो लीसो ऐप के ऊपर सारे बैच और लीसो 20 कूपन कोड यूज करोगे, 11 से 14 20% डिस्काउंट है। देखो डी ग्रुप की, हालांकि भाई मैं अकेला पढ़ा दूंगा, सारे टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, ये सारे के सारे टीचर जो है आपको MCQs करवा रहे हैं। अगर आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वाइज सारी चीज पढ़नी है तो लीसो ऐप के ऊपर आप जाइएगा, 20% डिस्काउंट चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई। इंडियन ग्रेविल नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सबने बेरा कड़ा पड़ा, तो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कड़ा पड़ा है तो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। किस किस के लिए फेमस है, भूरा तितर, किस किस के लिए फेमस है, भूरा तितर, भूरा तितर, सियार, उसके अलावा लोमड़ी, इन चीजों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1986 के अंदर बना था, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और इसी छिलछिला को एक वन के नाम से जाना जाता है, वो वन कौन सा है, स्योठी वन के नाम से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है, तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो इसको किस नाम से जाना जाता है, स्योठी वन जो है इसके नाम से जाना जाता है। अबूब शहर जो है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, 2 आरक्षित क्षेत्र है, गोल्डन जुबली और अबूब शहर 2 संरक्षित क्षेत्र है। 7 हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। स्योठी वन के नाम से किसको जाना जाता है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य को स्योठी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर दीजिएगा, इंडियन ग्रेविल पक्षी जो है ये कहां पाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ग्रेविल पक्षी जो है ये कहां पर पाया जाता है, जल्दी जल्दी से आवाज कमेंट करके उत्तर बताइएगा इसका। हाँ भाई बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बैच जिसको चाहिए है 1499 लीसो 20 कूपन कोड यूज करोगे तो 20% का अपने इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 250 घंटे की केवल और केवल इसी चीज की क्लास होगी, पेमेंट शुरू हो रही है, देख लियो। मनोज जी हैं पढ़ाओगे, 23 साल का अनुभव होगा इस मास्टर का, सबसे अनुभवी व्यक्ति है लीसो ऐप के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैच। हरियाणा ग्रंथ अकादमी के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, बताओ शाबाश भाई। ड्राफ्टमैन सिविल का सारे मिल जाएंगे, फार्मासिस्ट सबके मिल जाएगा, देखो क्लास में ध्यान दे लो। हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। देखो एक चीज मैंने आप बताओ, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना कद हुई थी और इसका चेयरमैन कौन है, 2 बात मैंने आप बताया, तो बड़ी अच्छी लगेगी बताओगे तो आप। अमित कुमार अन्नू कौन है भाई, अन्नू बेटा चक्कर में ना पड़ा। स्टाफ नर्स के लिए मूर्ति नरवाल 7 टीचर की टीम है, 800 घंटे पढ़ाया जाओगा, 5000 MCQ कराए जाओगे, बताओ शाबाश भाई। हरियाणा ग्रंथ अकादमी के द्वारा मासिक पत्रिका सप्त सिंधु, कथा समय, युगांतर या फिर परीक्षा, फटाफट बताने का काम करेगा शाबाश। उर्दू दिशा, उर्दू दिशा, इसके अलावा एक है जमुना तट, ठीक है। उर्दू दिशा और जमुना तट जो है ये दोनों के दोनों पत्रिका किसकी है, तो आपने याद रखना है उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका है, किसकी है, उर्दू साहित्य अकादमी जो है उसकी पत्रिका है। सप्त सिंधु कथा समय, ये दोनों की दोनों पत्रिकाएं, कोई सप्त लिख रखा है कोई उर्दू वो लिखने लग रहा है, ये दोनों की दोनों कथाएं सप्त सिंधु और कथा समय, ये दोनों के दोनों जो है हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिकाएं हैं, ठीक है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी 9 जुलाई 1970 को जो है हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है। कब स्थापना लिखना अपना, 9 जुलाई 1970 जो है, 9 जुलाई 1970 को हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा दोनों की दोनों पत्रिकाएं किसकी है, ग्रंथ अकादमी की पत्रिका है। लेकिन आपने बिल्कुल भाई ग्रुप डी में 18 साल की उम्र होनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपने नो बताना कौन सी मासिक है कौन सी त्रैमासिक है, ठीक है। कथा समय सप्त सिंधु जो है ये त्रैमासिक पत्रिका है, इसकी कौन सी है, त्रैमासिक पत्रिका, ठीक है। और कथा समय जो है ये कौन सी पत्रिका, तो आपने याद रखना ये इसकी मासिक पत्रिका है, ठीक है। कथा समय कौन सी है,
बिल्कुल 22 दिसंबर 1985 मोहित रोहिला आ गया भाई तो भी ठीक है। तो सप्त सिंधु जो है त्रैमासिक पत्रिका है, कथा समय जो है ये मासिक पत्रिका है, उर्दू दिशा और जमुना तट जो है ये दोनों की दोनों पत्रिकाएं कोई आपसे पूछने का काम करता हो तो किसकी है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो इसकी है। ठीक है, हरियाणा लोक संपर्क विभाग की पत्रिका का नाम बताइए फटाफट से बस, हरियाणा लोक संपर्क विभाग की पत्रिका का नाम हरियाणा स्वाद। ठीक है, कौन सी है, हरियाणा स्वाद। ये जितनी भी एकेडमी हो है इन सारी एकेडमियों का चेयरमैन कोई आपसे पूछेगा तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो क्या है, इन सारी की सारी एकेडमियों का क्या होगा, चेयरमैन। चेयरमैन होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है और निर्देशक अलग अलग बंदे हैं। बहुत एंडी प्रश्न भाई, वेद ज्योतिष अथवा कर्मकांड के क्षेत्र में शिक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताओ भाई, टॉप का प्रश्न है। बाजू ना भाई यार, छोटे छोटे का जान लगे, मेरा जी उतरे जाएगा फिर आप क्लास से छोड़ देंगे 2-4 दिन मुझे नूड़ बैठ करोगे तब यार, पढ़ता तो कौन लगता जा रहा था मैं। बताओ शाबाश, वेद ज्योतिष अथवा कर्मकांड के क्षेत्र में शिक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान, स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान, वेद व्यास सम्मान या फिर बाण भट्ट पुरस्कार, फटाफट बताइएगा शाबाश भाई। स्टेनोग्राफर का भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान देखो किसको दिया जाता है, ये पाठशाला, इसके अलावा गुरुकुल, जो पाठशाला और गुरुकुल के संचालक होते हैं, ठीक है, पाठशाला गुरुकुल के जो संचालक जो होते हैं इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। 2 लाख रुपए इनामी राशि स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान के अंदर दी जाती है। किसी की बालक का उत्तर सही नहीं आया है, बिल्कुल मोहित रोहिला का उत्तर सही है, अतुल कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया था, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है। वेदव्यास पुरस्कार और महर्षि बाण भट्ट पुरस्कार, फटाफट बताएगा कि वेदव्यास और महर्षि बाण भट्ट पुरस्कार किस काम आते हैं, फटाफट। वेदव्यास पुरस्कार संस्कृत काव्य लेखन के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, संस्कृत भाषा में काव्य लेखन के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार जो है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी के तट के ऊपर स्थापना करने का काम किया था, जो है महाभारत जैसा ग्रंथ देने का काम किया था। ठीक है, बाण भट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृत के जो ग्रंथ जो लिखते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बाण भट्ट पुरस्कार दिया जाता है। वेद ज्योतिष अथवा कर्मकांड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसा आचार्य सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो कर्मकांड वेद व्यास जो इस क्षेत्रों में दिया जाता है। और उसकी इनामी राशि कोई आपसे पूछने का काम करता है तो आपने बताना है इसके तहत इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है, 2 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। ठीक है, कितने हैं, 2 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। अभी इनामी राशि बढ़ा दी गई है भाई सबकी। देखो भाई अगला प्रश्न, टूटे सपने उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है, स्वदेश दीपक, सुभाष रस्तोगी, मधुकांत या फिर राजकुमार निजात। जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, मैंने मांडू नहीं देखा, मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा। इसके अलावा कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल मैंने मांडू नहीं देखा, किसके द्वारा लिखा गया है, ये दीपक, स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया है। सुभाष रस्तोगी को हरियाणा का क्या कहा जाता है, अशोक वाजपेयी कहा जाता है। टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी, रास्ते किधर हैं, टूटा हुआ आदमी रास्ते किधर है किसके द्वारा लिखा गया है, ये सुभाष रस्तोगी जो है इनके द्वारा लिखा गया है। मधुकांत के द्वारा कौन सा लिखा गया है, मधुकांत बताएगा कोई, मधुकांत के द्वारा बिल्कुल बताएगा कोई, मधुकांत के द्वारा भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह है। एक और लिखा, कौन सा लिखा है, चौधरी साहब, भीष्म पितामह और चौधरी साहब ये दोनों के दोनों मधुकांत के द्वारा लिखे गए हैं। राजकुमार निजात जो है भाई, अलग प्रश्न ना पूछो यार, पढ़ा लेने दो यार। राजकुमार निजात बताओ शाबाश। महावीर चरित्र, महावीर चरित्र, ठीक है। साय अपने अपने, साय अपने अपने, ठीक है, साय अपने अपने। तो इसके अंदर जो है टूटा हुआ आदमी लिखना था,
तो टूटा हुआ आदमी यहां पर लिखना था तो सुभाष रस्तोगी हम कह सकते थे, सारे के सारे आप नोट कर लियो, ठीक है। संत हमजा पीर की दरगाह हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां पर है, फटाफट बताइएगा से बस। संत हमजा पीर जो है इसकी दरगाह कहां पर है, मेवात के अंदर है, पलवल के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, या फिर हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है किसके अंदर संत हमजा पीर की दरगाह है, फटाफट कमेंट करके बताइए शहबाज। मीरा साहब की मजार बताओ हरियाणा में कड़ा है, मीरा साहब की मजार, मीरा साहब की मजार, मीरा साहब की मजार, या भी बताओ, कमेंट करो बस जल्दी जल्दी से बस। मीरा साहब की मजार या फिर संत हमजा पीर की दरगाह, दोनों तो ये बता दो उन्हें। मीरा साहब की मजार और संत हमजा पीर। शेख जुनेद की मजार, शेख जुनेद की मजार। नीलम कुमारी, देसी फुकरे, नरेंद्र कुमार, कैलाश यादव, गरिमा पंचाल, सोनू, बिल्कुल आप सबके उत्तर जो हैं बिल्कुल सही हैं। गोरी बराक दरगाह, गोरी बराक। इसके अलावा निजाम उल हक, निजा उल हक दरगाह, निजा उल हक दरगाह, ठीक है, निजा उल हक दरगाह। ये दोनों की दोनों दरगाह गुड़गांव के एक जगह है, जगह का नाम कौन सा है, सोहना नामक जगह जो है वो गोरी बराक और निजा उल हक दरगाह है, ठीक है। महिलाओं के एंट्री बैन है, बहुत माड़ी बात है भाई। मीरा साहब की मजार कड़ा है, हरियाणा के आंसी के अंदर है भाई, ठीक है। शेख जुनेद की मजार कोई आपसे पूछता तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। हमजा पीर की दरगाह कड़ा है तो जिला महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का जो नारनौल जो है, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर जो है, ये आपने याद रखना है। हमजा पीर की दरगाह है। मीरा साहब की मजार हांसी के अंदर है। शेख जुनेद की मजार कहां पर है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, गुड़गांव के अंदर। गोरी बराक और निजा उल हक जो है, ये दोनों के दोनों दरगाह हरियाणा के सोनीपत गुड़गांव जिले के सोहना के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, महाभारत की रचना ऋषि वेद व्यास ने कहां पर करने का काम किया था। कृष्ण देपायन महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है महाभारत की रचना कहां पर करने का काम किया गया था। सरस्वती नदी के तट के ऊपर, बाण गंगा नदी के तट के ऊपर, सरयू नदी के किनारे, या फिर गंगा नदी के किनारे। सरयू जो है इसी के किनारे प्रसिद्ध नगर अयोध्या बसा हुआ, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, गंगा, बाण गंगा या फिर सरस्वती नदी के किनारे। देखो वेद व्यास है, वेद व्यास किसके पुत्र थे, कोई बता सकता है। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास कृष्ण देपायन महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनकी मां का नाम सत्यवती था, पिता का नाम क्या था, महर्षि पराशर था। महर्षि पराशर जो है एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, और इसकी मां जो है ये कहते हैं मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, और मछुआरों जो मछली पालन करने वाले थे मछुआरी थी। लेकिन ऋषि पराशर जो है तपस्या में बैठा था, एक दिन आ गया आगे को ध्यान भंग हो गया। सत्यवती गर्भसार नजीक रहे, बोली मैं मछुआरन तो इतना बड़ा पहुंचोड़ा ऋषि, क्यों तेरी तपस्या भंग कर है। बोला ना लोग बोला तेरे मत मछलियां की बांस आवा है, ऐसा सेंट छिड़क दूंगा, ऐसा सेंट छिड़क दूंगा, बोले मछलियां की बांस नहीं आओगी। बोली ऋषि और जे तो डूबने फिर है तो फिर मैं क्या करूं। धनवा का ब्याह हो गया, और फिर और तक कौन पैदा हो गया, वेद व्यास पैदा हो गया। कृष्ण देपायन महर्षि वेद व्यास, जिसको विष्णु के 24 अवतारों में से ऐसी मान्यता कि 21वां अवतार माना जाता है। भगवान गणेश ने इन्हीं के मुख से जय संहिता लिखने का काम किया था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो नदी कौन सी है, वैदिक नदी, सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र के अंदर महर्षि वेदव्यास के द्वारा कौन सी दुनिया का 5वां वेद लिखने का काम किया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, महाभारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। 5वां वेद महाभारत जो था कृष्ण देपायन महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। अरे लाइट आएगी के, चलो भाई शाबाश। सिविल इंजीनियरिंग भाई सुमित मास्टर पढ़ा होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 8 बार गेट क्लियर है, 1499 गणा लागत तो LISO LISO 20 कूपन कोड यूज कर लियो। क्या का भी बैच ले लो, चाहे जल्लाद का ले लो भाई, LISO 20 ला दियो, 20% छूट मिल जाओगी। देखो भाई किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है, बहुत एंडी प्रश्न है भाई। देखो किस काल की मूर्तियां जो हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से प्राप्त हुई है, गुर्जर प्रतिहार काल की, अरसवर्धन काल की, चौहान काल की, मध्य काल की। देखो भाई प्राचीन हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो 3 प्रकार की मूर्ति कला हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मिली है। कौन सी मिली है, देखो
पहली मेरी है मथुरा मूर्तिकला, ठीक है, मथुरा मूर्तिकला। नंबर 2 गांधार मूर्तिकला, ठीक है, गांधार मूर्तिकला। नंबर 3 कौन सी मूर्तिकला मिली है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर? द्राविड़ मूर्तिकला, ठीक है। देखो उर्त 2-3 प्रश्न मिलेंगे भाई। देखो अगर नु आज की हरियाणा की जो मूर्तियां जो है, हरियाणा सीधा नुकानू, हरियाणा की जो मूर्तियां जो है सर्वाधिक प्रभाव किसका हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर? तो अपने ध्यान रखना हरियाणा प्रदेश की मूर्तियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव मथुरा कला शैली की मूर्तियों का है। सबसे ज्यादा किसका? मथुरा कला शैली जो है, मथुरा कला शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा प्रदेश की मूर्तियों के ऊपर है, ठीक है। गांधार कला शैली, भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध की मूर्तियां गांधार कला शैली के तहत बनाई जाती थी। इनका हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर खास प्रभाव नहीं है। द्राविड़ कला शैली जो है वो दक्षिण भारत जो हमारा जो है, दक्षिण भारत की कला शैली जो है उनको वो माना जाओ, ठीक है। देखो हरियाणा से एक मूर्ति मिली थी भाई, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कड़कड़ता मिली थी पलवल बधास हथीन, ठीक है, पलवल बधास हथीन जो है यहां से मूर्तियां मिली थी, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। और ये जो मूर्तियां जो हरियाणा प्रदेश से मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। आराध्य कुआं जो तालाब और जोड़ जो थे कुआं के किनारे रखी जाया करती, और ये जो मूर्तियां जो है आराधकों की रक्षक इन मूर्तियों को बताया जाता था। गांधार देखो बहुत दूर दूर तक ब्याह कर दे। पहले धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र का ब्याह खड़ा हो रहा था, गंधार में हो रहा था, गंधारी शकुनी की बेबे गला। यक्ष यक्षिणी समझ गए? हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, पलवल बदास हथीन, ठीक है, उड़ते मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हरियाणा प्रदेश की मूर्ति कला के पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो आपने याद रखना सबसे ज्यादा प्रभाव किसका? तो मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव है। सर जी मथुरा मूर्ति कला में क्या होता है? मेरा तो है ना बेटा, मेरे स्वाद ना लेवा भाई। मथुरा मूर्ति कला के अंदर लगभग जो मूर्तियां होती थी वो वस्त्र विहीन होती थी। इब तना नु बताऊं वस्त्र विहीन क्या वो है, पूछना तो चाहो तो समझ गए मेरी बात। मथुरा मूर्ति कला के अंदर जो थी वस्त्र विहीन हुआ करती। और डूंगा बढ़ेगा और बताऊं, हरियाणा में देखो सबसे ज्यादा मूर्ति कला पर प्रभाव मथुरा मूर्ति कला का, समझ में आएगी बात है। मथुरा मूर्ति कला वस्त्र भी इनवा कर दिया तो कमेंट era था, बता दिया मैंने। अगर नू पूछा हरियाणा में सर्वाधिक मूर्तियां, देखो हरियाणा में वो मूर्ति कौन सी है जिसके ऊपर अत्यधिक मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव है? सुंग और कुषाण कालीन मूर्तियों के ऊपर, ठीक है, सुंग वह कुषाण कालीन मूर्तियां, ठीक है, सुंग और कुषाण कालीन मूर्ति जो है, ठीक है, इन मूर्तियों के ऊपर किसका प्रभाव है? मथुरा मूर्ति कला के ऊपर। वस्त्र विहीन थी। कौन बताता मो इतना डर, ठीक है, इतना तो यार मन में मेरा है। हाँ, गांधार मूर्ति कला के अंदर पहली बार नेशनल जीके में भी आ जाए क्वेश्चन, तो महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध की भाई नेशनल जीके पढ़ा हरियाणा के बड़ा नरे बोली बूझ से नो बेरा लाख दर मारे 15 नंबर की नेशनल जी क्या होगी? 9-10 सब्जेक्ट हैं, क्या फायदा है? 10 सब्जेक्ट तो फिर तुक्का मारने में फायदा, 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जब 15 नंबर पक्के होंगे। गल्ला ना अंडो कोई दो। SYS यादव ड्राफ्टमैन सिविल का बैच मिल जाएगा अंकल जी, आपको आज जुड़ा ले, फालतू कमेंट ना करे, पढ़ा लेने बेटा मैंने। देखो भाई किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से, तो आपने याद रखना गुर्जर प्रतिहार काल जो है, याद रखना गुर्जर प्रतिहार काल जो है, इसकी मूर्तियां पूरे हरियाणा प्रदेश से हमें प्राप्त हुई है। कौन से काल की? गुर्जर और प्रतिहार वंश जो है इनकी मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर मैंने दो, कुषाण कालीन स्तंभ द्वार हरियाणा में कहां से मिला है? कुषाण कालीन स्तंभ द्वार, कुषाण कालीन स्तंभ द्वार जो है ये हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां से मिला है? कुषाण कालीन स्तंभ द्वार फटाफट बताइएगा। शाबाश कैलाश यादव, धीरज शर्मा, कॉपी पेस्ट भाई ना रहे, गलत काम ना करे भाई, बताओ शाबाश। कौन नहीं करेगा रे ना शर्मा, बताऊं बता दिया है इसको मैंने, कोई बात नहीं, बोलो शाबाश। कुषाण कालीन सिंह द्वार हरियाणा में कड़ता मिला, फटाफट बताओ शाबाश। सोनीपत उत्तर गलत है बेटा, कुषाण कालीन सिंह द्वार गलत उत्तर है। रुक जाए बेटा 2-1 मिनट लगा। तो कुषाण कालीन सिंह द्वार हरियाणा में कहां से मिला है? तो आपने याद रखना है जिला रोहतक जो है, रोहतक से कुषाण कालीन सिंह द्वार मिला है। गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्ति पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है।
ले लिया, ठीक है। यक्ष यक्षिणी मूर्तियां हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। मथुरा मूर्तिकला का प्रभाव हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा, आपने याद रखना। गांधार मूर्तिकला के अंदर महात्मा बुद्ध का प्रभाव है। द्राविड़ कला शैली की इतनी मूर्तियां नहीं मिली है। हाँ, मथुरा मूर्तिकला जो है सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से काल की, शुंग और कुषाण कालीन मूर्तियों के ऊपर है। कुषाण कालीन स्तंभ द्वार कहां पर मिला, हरियाणा के रोहतक के अंदर मिला है। और किस काल की मूर्तियां, गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्ति सारा हरियाणा में प्राप्त हुई है। हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति कोई आपसे पूछता तो लाल पत्थर से बनी हुई यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सिंगराज अधाना और मनीष नरवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? ये दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल दिलाने का काम किया था। आपने ये बताना कि कौन से खेल से दोनों के दोनों खिलाड़ी संबंध रखते हैं, क्रिकेट, शूटिंग, कुश्ती या फिर हॉकी। बोलो बच्चा, बस इसके तुरंत बाद मैथ की और रीजनिंग की क्लास होगी। बताओ बस, अंदर खुला बेटा, गेर बंद बंद होगा। बताओगे भाई? क्रिकेटर है नहीं, शूटिंग, कुश्ती, हॉकी। देसी भूकरे कितने नंबर आए रहते सीईटी में? बहुत बढ़िया, सबके उत्तर बिल्कुल सही आने लग रहे हैं। देखो भाई, कुछ नाम लिखूं, ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद। ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद, नाम याद हो जाओगे? ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा? भीम पुरस्कार, 5 लाख रुपए मिला, 2001 में शुरू हुआ था, सबने बेरा इस बात का। अब की बार जो 52-53 खिलाड़ियों ने मिला है, एक चीज आपने याद रखनी है। नू पूछ लें भाई फलाना खिलाड़ी किससे संबंधित, ये दोनों तो बड़े फेमस खिलाड़ी, सबने बराबर शूटिंग के खिलाड़ी, ठीक है। लेकिन अब की बार जिन खिलाड़ियों ने भीम पुरस्कार मिला है, भीम पुरस्कार तो किसी ने मिला को नहीं, बढ़िया खिलाड़ी में मिलेगा। उन खिलाड़ियों के नाम एक बार नजरामों को काट लियो। ये चारों खिलाड़ी, ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद, ये चारों खिलाड़ी जो है कुश्ती से संबंध रखते हैं। और इन चारों खिलाड़ियों को जो है 2021-22 के अंदर जो है क्या दिया गया है? भीम पुरस्कार दिया। नो याद नहीं रहो, नहीं भीम पुरस्कार दिया। वो सारे 52 याद ना याद रहो, ना मेरा रहो ना तार रहो, बस इतनी बात याद रख ले। ये चारों खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं? ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद। एक बार बोलियो, ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद। ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद। सोनिया, सोनिया, अमित और मनोज, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। सोनिया, अमित और मनोज, इनको भी क्या मिला है? भीम अवार्ड मिला है। तो तीनों के नाम आपने याद रखने हैं, सोनिया, अमित, मनोज। सोनिया, अमित, मनोज, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी किससे संबंधित है? तो हरियाणा के अंदर जो है ये मुक्केबाजी से हैं। बैडमिंटन के अंदर एक चमकता हुआ सितारा जिसका नाम क्या है आपने याद रखना, तरुण ढिल्लो। ये नए नए खिलाड़ी हुआ, उसका किताबों में भी ना पावा, ठीक है। तरुण ढिल्लो जो है किसके याद रखना है? बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन से संबंध कौन से खिलाड़ी रखते हैं? तरुण ढिल्लो। क्या था ये नाम बताऊं, क्योंकि इनको सबको भीम पुरस्कार मिला। तरक्का पेपर में आज मेरे कान न खायू, ठीक है। कबड्डी के अंदर कौन है? साक्षी और प्रदीप, ठीक है। कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी के अंदर कौन कौन खिलाड़ी आपने याद रखना है? साक्षी और दूसरा कौन याद रखना आपने? प्रदीप याद रखना। ये सारे के सारे नाम आपने इसलिए याद रखने, नए नए खिलाड़ी हैं। ललिता, सोमबीर, पिंकी, विनोद ये कुश्ती के हैं। सोनिया, अमित, मनोज ये मुक्केबाजी के। तरुण ढिल्लो बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। कबड्डी से कौन कौन है? साक्षी और प्रदीप जो है ये कबड्डी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस विधायक को यूके इंडिया, यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा का एक विधायक है, इनको यूके इंडिया, यूके अचीवर्स ओनर सम्मान जो है इस सम्मान से सम्मानित करने का काम किया गया है। फटाफट बताइएगा। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के जींद जिले के उचाना विधानसभा सीट से विधायक है। जोगराम सिहाग जो हरियाणा के हिसार जिले की बरवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। भव्य बिश्नोई जो है ये आदमपुर विधानसभा सीट हिसार से विधायक है। अनिल विज अम्बाड़ा से विधायक हैं। तो बताइए, यूके इंडिया, यूके अचीवर्स ओनर सम्मान से सम्मानित किसको दिया गया? देखो, ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता जो इंग्लैंड के लंदन शहर के अंदर पढ़े हो, और लंदन के अंदर तो दुष्यंत भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो है भव्य बिश्नोई जो है, जो आदमपुर के सबसे युवा विधायक बने हैं, उनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीतने का काम किया है? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, आख्यात निशाने को लांदे, बंदूक के निशाने लाओ। क्यों मंजीत जी? मैथ के जादूगर मंजीत जी बैठे हैं जो आपको मैथ रीजनिंग करवाएंगे।
एक रिक्वेस्ट है, एक चैनल है यूट्यूब का LISO लीसो मैथ MATHS ऐसा लगता है वो लीजो मैथ, इसने सारे सब्सक्राइब कर लियो। उसकी माँ का नेम लागा जो मेरी बात नहीं मानना है, इस तो बूढ़ी बात क्या होगी, कर लियो सब्सक्राइब सारे के सारे। नहीं मंजीत जी मैंने सोन को देंगे, बोल दो जी जमा वो कर रहे हैं। ठीक है देखो भाई, तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में, देखो यह जो प्रतियोगिता जो थी, प्रतियोगिता कड़ा हुई थी, 65वीं प्रतियोगिता है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर यह प्रतियोगिता हुई थी, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। और इस प्रतियोगिता के अंदर जो है इन दोनों की जोड़ी ने कौन सा गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीतने का काम जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक इन दोनों की जोड़ी के द्वारा जीतने का काम किया गया है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने बहुत सारी नौकरियों की जानकारी सारा सौदा मिल जाएगा। किस जिले में राज्य स्तरीय सूरसेन जयंती समारोह आयोजित किया गया था? सूरसेन आपको सभी को याद होगा, मथुरा के शासक हुआ करते थे किसी जमाने के अंदर। ठीक है, बावली छोरी वाली बात तो मैंने कही थी जी। आज कौन सा दिन है भाई, मेरे तो काम के कौन सा दिन है जी आज भाई? जिंदगी में कदे निकामा की नामा की ना तो कदे फुर्सत लग गई, कोई दम नहीं इन चीजा में। मैंने एक वीडियो बना रखी थी प्यार अगर आपने क्या होता है, तो मेरा चैनल खोल के देखो, आपने जो वीडियो, एक तो लाइव का ऑप्शन है एक वीडियो का, उसके अंदर आपने मिल जाओगे वास्तव में प्यार क्या होता है, वो सारी चीजें आपने मिल जाओगी। और एक रूम के अंदर बेड की चादर के अंदर पड़ी हुई सिलवटें वो प्यार नहीं होता। प्यार वास्तव में किसी की केयर करना, हमदर्द बनना, उसका उसको आगे बढ़ाना, ये वास्तव में प्यार होता। पूरी बतार की कहानी देख ली उड़े घायल तो मना बकेंगे लोग। सूरसेन जयंती कड़ा मनाएगी, फटाफट बताओ भाई। सूरसेन जयंती मथुरा के राजा हुआ करते थे, 20 दिसंबर को ये जयंती मनाई गई थी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। आज प्रोमिस डे बताओ। हाँ भाई प्रोमिस डे है, एक वादा करिए मुझसे आप हाथ खड़े करके कि जब तक डी ग्रुप का पेपर नहीं हो जाता कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ने का काम करेंगे। 5 से 6 घंटे पढ़ने का काम करेंगे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पढ़िएगा। लाइन मैन आ जाओ 499 में ले जाओ, लूट लो माल। नुगा मास्टर बैच बेचा, आलू घंटे थोड़े बेचा यार, को फीम बुरकी बेच दे उन्हीं तो उनती दारू बेचता रहेगा। मैं दारू का ठेका है, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके उन्होंने कह दिया कोरस बेच ले, तो दारू वाले में घर आ जाके रुका मेरे के दिखाई दिया दारू बेचा है, नु मेरा लठ लेके आ जाएगा। और दारू बेचा नु मेरा, दारू बहुत नुकसानदायक चीज है, नहीं पीनी चाहिए, बहुत नुकसानदायक चीज है। लेकिन उसकी कोई दिक्कत को नहीं, बैच बेचा पढ़ावा हालांकि कि मैं काम आओगी 2 अक्षर सीखेगा वो, उसकी तो खैज हो जाए। दारू की बुरकी फीम बीड़ी इनकी कोई खैज को नहीं होती। अच्छा बुंडा जमाना आया भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। ठीक है, हाँ भाई लीसो 10 कूपन कोड यूज कर लियो, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का उद्देश्य है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक हादसे ने इनकी जान ले ली 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर के अंदर लिट्टों के सैनिकों ने के कारण इनकी हत्या हो जाती है। मैंने श्रीधरन नलिनी जो अभी रिहा हुई है लेटेस्ट, उसका इंटरव्यू पढ़ा था कि मेरी राजीव गांधी की हत्या में कोई योगदान नहीं है, कभी चर्चा करूंगा उन चीजों के ऊपर। बताओ भाई, राजीव गांधी 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 जो है वो साल है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 1 अप्रैल 2006 को ये योजना लॉन्च करने का काम किया गया था। और इस योजना के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के 18 से लेकर के 60 साल तक के जो भी नागरिक हैं, निवासी हैं, उनको स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता, इसके अलावा भाई मृत्यु हो जाओ, यानी को दुर्घटना हो जाए उसमें को बंदा हरियाणा का मर जाओ, या फिर स्थायी अपंगता हो जाओ 18 से 60 साल तक के, तो उसको जो है इस बीमा योजना के तहत कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम कर रहा है? 1 लाख रुपए देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। शुरू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2006 को। 18 से 60 साल के नागरिकों को स्थायी अपंगता या फिर मौत होने के ऊपर जो है 1 लाख रुपए इस योजना के तहत इनामी राशि, या फिर इनामी राशि तो नहीं कह सकते इसको, मदद हरियाणा सरकार के द्वारा की जाती है। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो भाई, केंद्रीय विद्यालय हरियाणा में 1,
सरकारी यूनिवर्सिटी हरियाणा में 20, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में 24। हो जाओगा एक 20-24 याद। अब प्रोमिस डे है जी, तेरी शकल देख ले, तेरे अगला कौन प्रोमिस करे थी ना, तेरे के में फायदा क्यों इस तरह बात करे अगर रामी आदमी। बताओ भाई शाबाश। देखो ये जो अवार्ड जो है, भूख लग रही है ज्यादा, थोड़ा मोटा खाऊं कि मैं। जीके क्लास कब स्टार्ट हुई? 7 बजे स्टार्ट हुई है, और मंजीत सर बाट देखा है 8 बजे है जी, बस 5-10 मिनट और लेऊंगा। बताओ भाई शाबाश। ये ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड जो है केंद्रीय विद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, 2009 के अंदर बना था। उसी के प्रोफेसर हैं, 2 बंदे हैं जिनका नाम क्या, डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इन दोनों बंदों को जो है ये अवार्ड 2022 के अंदर दिया गया। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर मई जून में होगा बेटा। पुंडरीक किसके शंख का नाम है? भीष्म पितामह, अर्जुन, सहदेव या फिर भगवान श्री कृष्ण? देखो हर्षि राम राम। पुंडरीक शंख का नाम आपने बताना है। महाभारत के दौरान बहुत सारे शंख हुए थे, और एक वास्तव में एक शंख, ऐसा शंख था जिस शंख का नाम है हिरण्यगर्भ शंख। हिरण्यगर्भ, क्या कोई बता सकता है हिरण्यगर्भ शंख किस व्यक्ति के नाम का था? महाभारत के अंदर मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर अगर कोई था तो उसके शंख का नाम हिरण्यगर्भ था। सबसे पसंदीदा कैरेक्टर हिरण्यगर्भ। बताइएगा कोई किसका शंख था ये? अर्जुन। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। सहदेव का तो पुंडरीक कौन था? भीष्म पितामह का था तो एक गंगनाभ स्त्रियां का एक नाम था, गंगनाभ। हाँ, गंगनाभ। गंगनाभ किसका था? यो भीष्म पितामह का शंख था। जिसमें महाभारत का युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं, भीष्म पितामह गंगनाभ नामक शंख बजा करके शुरुआत करते हैं। पुंडरीक भाई पता नहीं प्रश्न कैसे डाल दिया, मैंने तो शंख का नाम नहीं पढ़ा किसी शंख का। भीष्म पितामह का गंगनाभ था, सहदेव वाला मन मन में फिर याद को नहीं। और भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य था। हिरण्यगर्भ किसका शंख था? हिरण्यगर्भ किसका शंख था? वो कर्ण का शंख था। किसका शंख था हिरण्यगर्भ? बिल्कुल प्रिया लाठर कह रहे मेरा तो कर्ण था। हिरण्यगर्भ जो है ये कर्ण का प्रसिद्ध शंख था, यानी जिसने दोस्ती के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, वो हिरण्यगर्भ शंख था। कुलदीप प्रधान ऐसे ही मेरे कर्ण हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। किसके द्वारा लिखित हरियाणवी नवगीत पुस्तक कंक्रीट के जंगल का लोकार्पण किया गया? बहुत टॉप की, वाह भाई। सहदेव का नहीं था भाई, पुंडरीक शंख मैंने नहीं पढ़ा, इन सबके नाम याद हुआ कर दे, भूल गया। 5 नंबर क्लेम नहीं किए, प्रोविजन लेना चाहता हूं बट फादर जॉब में है भाई। अगर किसी का बाप जॉब में था का मतलब चाहता है 1857 की क्रांति में लड़ा उसका बाबू, हरियाणा सरकार के जॉब में था तो उसकी 5 नंबर को नहीं मिलते। स्पष्ट शब्द हम लिख रहे हैं लेकिन फिर भी खाए रह जाओ, निरे कमेंट करेंगे भाई। रिटायरमेंट हो गया हो, भगवान ना कर मर लिया हो, फिर भी कौन मिलते 5 नंबर? उसकी जॉब में था तो इसका मतलब था। बताओ भाई, नवगीत है एक रचना है, कंक्रीट के जंगल में इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश, डॉक्टर संतराम देसवाल, डॉक्टर असवीर जैन या फिर कमल किशोर गोइंका? फटाफट मुझे बताइएगा। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए भाई, एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर चंद्र तिरखा। डॉक्टर चंद्र तिरखा का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर चंद्र तिरखा जो हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं, अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर संतराम देसवाल के द्वारा लिखी गई है। टॉप की किताब है भाई, और वो कर लियो, रट्टा मार लियो। कंक्रीट के जंगल में किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर संतराम देसवाल। उद्घाटन इसका विमोचन किसने कराया था? ये डॉक्टर चंद्र तिरखा के द्वारा। लेकिन कोई कौन पूछा उद्घाटन विमोचन किसने कराया था? बस यह बात याद रख ली, या कंक्रीट के जंगल में किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर संतराम देसवाल के द्वारा लिखी गई है।
किसके द्वारा लिखित हरियाणवी काव्य संग्रह लाड कोथली का लोकार्पण किया गया है? एक नंबर की प्रश्न आ गया, एक नंबर की। लाड कोथली किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ बच्चा बस। राम राम भाई सभी को। पीडीएफ यार इसके तुरंत बाद मैथ की क्लास हो जाओ, कोशिश करूंगा आज लेने की, लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई लंबी क्लास के अंदर। कम से कम भी 10 मिनट इसमें पीडीएफ क्रिएट करने में लग जाओगी, तो बिना पीडीएफ काम चला लियो, और बहुत सारे वो दे दूंगा। बताओ शाबाश बेटा, बोलो शाबाश भाई। लार्ड कोथली किसके द्वारा लोकार्पण किया गया? प्रोफेसर रणपाल, अभय सिंह यादव, विनोद कुमार सिंह या फिर अतुल चौधरी? भाई भरोसा आपको करना पड़ेगा। अभिमन्यु जी मस्त पढ़ा हुआ है, जय पंखाड़ कह रहे हाँ मैं गलत पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। अमित पंघाड़ जी आपका यही कहना है? बहुत मस्त टीचर हैं, लीसो ऐप के ऊपर एक से एक बढ़ के टीचर, सारे के सारे टॉप के टीचर हैं। बताओ शाबाश। एक बच्चे ने सबसे पहले सही उत्तर दिया लॉर्ड कोथली। डॉक्टर राजकला देसवाल, ये नाम है, बहुत बड़ा नाम है हरियाणा साहित्य का। डॉक्टर राजकला, डॉक्टर राजकला, बहुत बड़ा नाम है। उजली राहें, इसके अलावा यादों के दायरे, उजली राहें, यादों के दायरे और लाड कोथली, ये तीनों के तीनों जो है ना, मैं तो बढ़िया पढ़ाता है कौन यार, मैनू लिखता है कौन, कौन सा है भी बढ़िया पढ़ा हुआ। ठीक है, उजली राहें और यादों के दायरे, तो याद रखना है लाड कोथली, उजली राहें, यादों के दायरे, ये तीनों के तीनों किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राजकला के द्वारा लिखी गई है। उजली राहें, यादों के दायरे, याद ना रहो कांटा मार दो कोई बात नहीं, लेकिन अरे बेटा मेरा है, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के ऊपर ध्यान दो बेटा, ठीक है। याद रखना है लॉर्ड कोथली जो है, सिर्फ लॉर्ड कोथली याद रख लियो, लॉर्ड कोथली और एक यो कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के जंगल संतराम देसवाल, और लॉर्ड कोथली डॉक्टर राजकला, डॉक्टर राजकला, लॉर्ड कोथली, डॉक्टर राजकला, लॉर्ड कोथली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस जो काव्य संग्रह ना, इसकी हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो उसका पेपर माप से पूछने का काम कर ले। ग्रुप डी का फॉर्म कम से कम भी 15 दिन बाद और भरा जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चाणक्य नीति से हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश के जो भी नोटिफिकेशन होती है वो अनिल जी देते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। फायर कम ऑपरेटर ड्राइवर 899 में लीसो 20 कूपन कोड लगा दियो भाई, लीसो 20 ग्रुप डी खातर भाई, लीसो 20 कूपन कोड यूज कर लियो, 100 रुपये डिस्काउंट आपने मिल जाएगा। हरियाणा के किस जिले में 2000 एकड़ के अंदर मेगा बल्क ड्रग्स पार्क बनाने की योजना? ड्रग्स वानी मतलब मेगा बल्क ड्रग्स पार्क का मतलब क्या है? हरियाणा के अंदर के मिलेगा उड़ा कच्चा माल जो है वो कच्चा माल लाने का काम किया जाएगा, ठीक है, कच्चा माल। मेगा बल्क ड्रग पार्क जो है जहां पर कच्चा माल एकत्रित करने का काम किया जाएगा, वो कड़ा बनाने की योजना सिरसा, हिसार, पंचकुला या फिर पलवल के अंदर मेगा बल्क ड्रग पार्क जो है वो कहां पर बनाने का काम किया जाएगा? तो फटाफट कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। सर मेरी गर्लफ्रेंड के पापा बहुत अमीर है, क्या मुझे सरकारी नौकरी करनी चाहिए? बेटा तेरी शक्ल देखिए, एक बार शीशम में देखिए, बन सका है तेरी को गर्लफ्रेंड? देख एक बार, देखिए 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 शीशा देख, शर्म नाम की कोई चीज को नहीं यार। करंट अफेयर की बुक हरियाणा रफ्तार आप ले सकते हैं, मेरी किताब है, अभी आपको मिल जाएगी हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर। भाई 2000 एकड़ में मेगा ब्लक ट्रक पार्क सिरसा, हिसार, पंचकुला या फिर पलवल? फटाफट बताओ बस बस, नारा ब्लॉक ना मारियो किसी का। चलो एक शायर सुना दूं, वाह वाह करते हो एक बार। बंदगी सा इश्क मेरा तुझे खुदा मानता था, वाह। बंदगी सा इश्क मेरा तुझे खुदा मानता था, मेरी वफा को भी हर कोई खुद पहचानता था। बंदगी सा इश्क मेरा तुझे खुदा मानता था, मेरी वफा को भी हर कोई खूब पहचानता था, और आज मिला मुझे एक शख्स ऐसा जो तेरे सीने के तिल को भी अच्छी तरह से जानता था। बंदगी सा इश्क मेरा तुझे खुदा मानता था, मेरी वफा को भी हर कोई खूब पहचानता था। वाह, दिल से लिखा गया शायर है।
देखो भाई बताओ शाबाश। बल्क ड्रग्स पार्क बनाने की योजना सिरसा, हिसार, पंचकुला या फिर पलवल, कौन सी जगह के ऊपर यह योजना रखी गई? जल्दी जल्दी। हाँ, सफारी पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, तो कहां पर जो है सफारी पार्क? गुड़गांव और नूह के जंगलों के अंदर जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है वो बनाने का काम किया जाएगा गुड़गांव और नूह के अंदर। ठीक है, गुड़गांव और नूह के अंदर। देखो भाई, दो घोषणा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करी गई है। विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क, फुटवियर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क। इसके अलावा एक और प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क, भारत का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क। विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क की स्थापना कड़ा करी जाओगी? कोई आपसे पूछने का काम करे तो आपने याद रखना, हरियाणा के सोनीपत के अंदर। भारत के सबसे बड़े फुटवियर पार्क की स्थापना कड़ा करी जाओगी? रोहतक जिले के अंदर। भाई घोषणा घोषणा बिरानी के करा जाओगा। वीएलडीए के बैच के लिए कोशिश की जा रही है टीचर से संपर्क करने की, तो याद रखना है बल्क ड्रग पार्क जो है ये बनाने की योजना हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, क्योंकि वहां पर अगरसैन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और उसी महाराजा अगरसैन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में कच्चा माल को इकट्ठा करने का एक पार्क बनाया जाए, ऐसी योजना हरियाणा सरकार की। सफारी पार्क गुड़गांव और नूह के अंदर कच्चा माल जहां पर इकट्ठा किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क सोनीपत के अंदर बनाने की योजना है, जबकि भारत का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क बनाने की योजना हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है, जहां पर कुषाणकालीन स्तंभ द्वार हमें मिला था। किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया? बहुत बड़ी बात है भाई। किस भारतीय महिला रेसलर को? देखो, इस प्रश्न का उत्तर जिसने भी नहीं दिया नहीं, जो विश्व का वो नहीं बना सी भाई। मैं तो घोषणा बता सकूं, देखो बनाना बनाना सरकार का काम। महिला रेसलर देखो, राम तवेरा पटन लगे, नीरज चोपड़ा के भाला फेंक, बजरंग पुनिया कुश्ती, रानी रामपाल बेरा हॉकी के नर्सरी, एक बच गया अजय पंघाल। बिल्कुल सही है भाई, अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के बगाना गांव की बेटी है। ये महान बेटी है, इस बेटी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अंडर 20 के अंदर जो है रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, इस अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है, पहली लड़की है भारत की। बहुत काम के प्रश्न है ये, तड़कट होंदे अंडोगे दामन है। अंडर 20 जो रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? याद रखना, लड़की है, अंतिम पंघाल। हिसार जिले का एक बघाना गांव है और बघाना गांव के एक स्टार हैं नरेंद्र बघाना। एक गाना सुनो रहता हमने, काचे कटा दूंगा इस सोरे तक कर ले प्यार, सुनो रहे हो गाना डीजे पे? नरेंद्र बघाना, आदरणीय गुरुजी, दिल से सस्तत नमन करता हूं उस शख्स को, उसी बघाना गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अंतिम पंघाड़ा आपने याद रखना है, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। ठीक है, अंडर 20 जो रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, हाँ काचे कटा दूंगा इस सोरे तक कर ले प्यार। अंडर 20 जो रेसलिंग जो चैंपियनशिप, उसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? अंतिम पंघाड़ बनी है। कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला कौन से जिले के अंदर है? बताओ से बस। कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला कौन से जिले के अंदर है? देखो, एक और बात भाई, भोपाल सिंह खत्री का बयान आया था कि जो सी ग्रुप के पेपर होंगे, जो कर ग्राम शिव का देना है किसी ने, या फिर क्लैरिकल का देना है, उसमें एक और रोड़ा कर दिया। 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की अंग्रेजी और बाकी 25 नंबर में जीके, यानी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग 75 नंबर की। इसने भी भाई कलरक का पेपर देना है या ग्राम शिव पटवारी का देना है, उसका तरह अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजीत सर मैथ और रीजनिंग कराऊंगे गजब के तरीके से। तड़का छुट्टी रहोगी, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक अपनी क्लास हुआ करेंगे। ठीक है, बताओ भाई, कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल, हिसार, कैथल, रोहतक। 2 बार कैथल आ गया भाई, बिल्कुल। अभिमन्यु शास्त्री जी करें, महान सांगी, राजकीय सांगी हरियाणा के
धर्मवीर सांगे भी बगाना गांव के हैं। अभिनु जी इतनी जल्दी घर पहुंच गए आप? ये करनाल में तो नहीं है प्रयोगशाला? भीम के पास पोड्रिक था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भीम का संघ पोड्रिक था। प्रधान जी थोड़ा पानी दियो अंदर। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से शायद यह प्रयोगशाला करनाल में पड़ोड़ी मैंने ध्यान आओ है। बाकी थोड़ा इसको चेक आउट भी कर लियोगा। थोड़ा पानी चाहिए था गुरुजी, पानी दो ना। जमा थोड़ा दियो, ज्यादा ना दियो। अच्छा भाई बताओ, केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कड़ा है? केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र, फटाफट बताओ बस। केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? डाल केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र, फटाफट बताइएगा बस। केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र देखो, केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र 1969 हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थापना करी गई थी। लेकिन अक्टूबर 1969 के अंदर जो है केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल लेके खोज के वही मारता है हिसार जिले अंदर। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, जो हरियाणा के अंदर जो लवणता है, लवणता का मतलब भाई बुरा बुरा रेत सा को ना, मिट्टी के ऊपर नून जैसा होता हुआ है, उसके अंदर एक प्रश्न आता है एसएससी के अंदर, केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र या वह हरियाणा की मिट्टी से लवणता हटाने का काम जो है उसमें सहयोग कौन सा देश कर रहा है? तो नीदरलैंड अपना सहयोग कर रहा है। ठीक है, केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार जिले में हुई थी 1969 में। बाद में 1969 में ठाके उड़ता करनाल ले गए। उसके अंदर सहयोग कोई आपसे पूछे तो कौन सा देश कर रहा है? तो वो नीदरलैंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा सुअर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कड़ा है, सुअर और भेड़, भेड़ और सुअर प्रजनन केंद्र। ठीक है, सुअर और भेड़ प्रजनन केंद्र जो है ये दोनों के दोनों फटाफट बताइएगा आप कहां पर है। बिल्कुल 32%, 32 नहीं बल्कि 33% के आसपास जो है हरियाणा के अंदर जो है सेम ग्रस्त इलाका है। नीदरलैंड इसके अंदर सहयोग करने का काम कर रहा है। फटाफट बताइएगा भाई शाबाश। सुअर और भेड़ प्रजनन केंद्र दोनों के दोनों कड़ा है, सुअर और भेड़ प्रजनन केंद्र। बिल्कुल धोलू, मीता, विकास, देसी सबके सही उत्तर है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर सुअर भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन किस व्यक्ति को बनाने का काम किया गया? बताओ शाबाश। हरियाणा अनुसूचित जाति जो है इसका चेयरमैन किस व्यक्ति को बनाने का काम किया गया है? देखो भारत, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो एक मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उसी के तहत जो है एससी आयोग जो हुआता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 आर्टिकल 338 ए जो है उसके अंदर जिक्र किसका? अनुच्छेद 338 के अंदर जो है वो अनुसूचित जाति आयोग जो है इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, 338 ए के अंदर जिक्र किया गया है। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले तो वो तारीख हुआ करती थी 19 फरवरी 2004 वो साल था जब स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारत के अंदर करने का काम किया गया था। तो अभी हरियाणा के अंदर 8 साल बाद अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने का काम किया गया। उसका चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाला भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो आपने याद रखना प्रोफेसर रविंद्र बलियाला जो है, प्रोफेसर रविंद्र बलियाला को क्या किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बनाने का काम किया गया। ठीक है, किसको है? अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन रविंद्र बलियाला। अगर नो पूछा भाई भारत के अंदर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपने याद रखना दूसरी बार जो है विजय सांपला जो है, विजय सांपला को दूसरी बार इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि हरियाणा, बात हो रही हरियाणा की हो रही, तो हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? रविंद्र बलियाला को। जबकि विजय बड़गुजर को इसका क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकायों तथा राज्य के सहायता प्राप्त विद्यालयों में कब से चलाई गई? मध्याह्न भोजन योजना जिसका नाम है एमडीएम योजना, साल 1995 वो साल था 1995 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पामोलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नरसिम्हा राव राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले चुके थे, दोबारा से भारत की सक्रिय राजनीति में लौटने का कोई विचार नहीं था। आपको याद होगा 21 मई 1991 को भारत के
युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इसके बाद जब चुनाव होते हैं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और उसके बाद सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाए। एक दिन देखा कि आंध्र प्रदेश का एक युवा नेता सोनिया गांधी से आता है, मिलकर के राम राम श्याम श्याम करके निकल जाता है, कुछ नहीं पूछता। तब सोनिया गांधी ने आर के धवन से एक लिस्ट मंगवाई कि ऐसे कौन से नेता हैं जो इंदिरा गांधी के सहयोगी हुआ करते थे, जो इंदिरा गांधी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। तब वो लिस्ट मिलाई गई तो उस लिस्ट के अंदर नाम था पामोलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव को। वो दिल्ली के आंध्र प्रदेश भवन के अंदर जाकर के सो चुके थे, राजनीति से मुख्यमंत्री बने आंध्र के, बिल्कुल पूरी तरह से संन्यास ले चुके थे राजनीति के। लेकिन इसके तुरंत बाद जो है रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे पीवी नरसिम्हा राव को सोनिया गांधी का एक दूत जाता है, जाकर के उसको जगाता है, पानी का गिलास देता, पानी का गिलास दे करके कहता है कि उठिए, आप भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जरा सोच के देखिए, आप रात के 2 बजे इस उम्मीद के साथ सोए हैं, उम्र के इस पड़ाव के साथ सोए हैं कि अब तो जिंदगी में कुछ नहीं बचा, और रात को 2 बजे आपको उठा करके कोई कहे कि उठिए, मुंह धोइए, आप भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, नरसिम्हा राव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक गुरु थे। उनके ऊपर आरोप लगा कि आप धोती के नीचे जो कच्छा पहनते हैं वो खाकी रंग का पहनते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित हैं। तो एमडीएम योजना 1995 के अंदर चलाई गई थी नरसिम्हा राव के द्वारा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 अगस्त 2004 को ये योजना चलाने का काम किया गया था। ठीक है, और ये जो योजना जो है 2021 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने 2021 के अंदर इस योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया? पीएम पोषण योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना कि पीएम पोषण योजना जो है, पीएम पोषण योजना कब शुरू हुई थी? तो 2021 के अंदर जो है, यानी एमडीएम जो है, कतई गच लगेगा गुरुजी, राजेश बॉक्सर कह रहे हैं, हाँ, बट ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो 2021 में एमडीएम योजना का नाम क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना इसका नाम बदल के कर दिया गया। ठीक है सर, आज पहली बार आपकी क्लास ली है, बड़े मस्त पढ़ा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। हरियाणा ग्रुप डी, भाई पूरा जो क्लास हो रही है वो एमसीक्यू हो रही है। अगर आपने एक एक चीज शुरू से लास्ट तक पढ़नी है, 14 टीचर हरियाणा प्रदेश के लाइव पढ़ाएंगे आपने। 599 रुपए के अंदर जब 599 गणे लाग दे तो अप्लाई कूपन कोड में जाकर LISO20 लिख दियो, 20% डिस्काउंट सीधा। ठीक है, यानी 120 रुपए और कम कर दियो इसके में। तो भाई LISO ऐप डाउनलोड कर लियो, सारी क्लास शुरू से लास्ट तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाबा बंदा बहादुर की याद में किस ऐतिहासिक स्थली में उनके विकास कार्यों का शिलान्यास किया? देखो भाई, कोतकला, महंत सुकराई नाथ का कोतकला, हसंगा, लोहागढ़ या फिर कीर्तान। देखो भाई, बाबा बंदा बहादुर ये वो शख्स है जिसने क्या किया था? सिखों की पहली राजधानी हरियाणा में किसको कहा जाता है? तो सिखों की पहली राजधानी किसको कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, सिखों की पहली राजधानी जो लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ को सिखों की पहली राजधानी बाबा बंदा बहादुर के द्वारा बनाई गई थी, और वो कड़ा है तो याद रखना यमुनानगर के लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ यमुनानगर के अंदर जो है बाबा बंदा बहादुर जो है, बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट का निर्माण किया गया। याद रखना, बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट हो, शिवालिक बोर्ड ट्रस्ट हो, मेवात विकास बोर्ड ट्रस्ट हो, इन सब के अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पुन वर्मा अनुपरमा कह रहे हैं कि आपसे ऑफलाइन पढ़ चुका हूं। भाई बहुत फर्क है बेटा, उस टाइम मैं ऑफलाइन पढ़ाता था जब मेरी शुरुआत थी। आज आप लोगों की प्यार ने बड़े उस लेवल पर पहुंचा दिया कि आज फेसबुक के ऊपर भी मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कल हुए हैं 2 लाख सब्सक्राइबर फेसबुक के ऊपर। जीके परवीन उड़ान नाम से मेरा फेसबुक पेज है, 2 लाख सब्सक्राइबर वहां हो चुके हैं, फॉलोवर हो चुके हैं, आप लोगों का प्यार है। तो लोहागढ़ बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट के चेयरमैन हरियाणा के मुख्यमंत्री है। किस स्थान से उत्तर हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृतभांड के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण इनमें से कौन से स्थान मिले हैं? बताओ शाबाश। उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो है, इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? परमाणा, रोहतक, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, भिरडाना, फतेहाबाद, या फिर जो मदीना है रोहतक का, वहां से। फटाफट बताइए कौन सी जगह से प्रमाण हमें मिले, बताओ शाबाश। परमाणा
इसको किस नाम से जानते हैं अपन? दक्ष खेड़ा के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, ठीक है, परमाणा या फिर दक्ष खेड़ा। एक चीज मिली और दक्ष खेड़ा या परमाणा से, क्या चीज मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं क्या चीज मिली है? 70 कब्र मिली है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में सब तक नहीं कब्र, कोई आपसे पूछता तो नहीं पूछा नहीं कब्र, समझ गए होगे, सबसे ज्यादा कब्र 70 कब्र जो है वो हरियाणा में कड़ा मिली है, दक्ष खेड़ा या फिर परमाणा के अंदर मिली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिले है? 27 कमरों की नींव, 27 कमरों की नींव मिली है 2006 के अंदर। दक्ष खेड़ा के अंदर खुदाई का काम प्रोफेसर वसंत सिंधे, जो डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे के चांसलर रहे हैं, प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में खुदाई 2006 परमाणा रोहतक के अंदर करने का काम किया गया था, ठीक है। हाँ, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान, हाँ बिल्कुल, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। कब्रिस्तान का लो, अगर नो पूछा कब्रां की संख्या कोई पूछता तो कोई आपसे 70, कई बार एग्जाम में 74 भी आ जाए, लेकिन पेपर में कदे कौन पूछा गया, ठीक है, याद हो जाओगा। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र कड़ा पड़ा है, सरस्वती नदी के दक्षिणी तट के ऊपर है, और किसके नेतृत्व में? जीपी जोशी, जीपी जोशी के नेतृत्व में 1975 और 1976, जीपी जोशी के नेतृत्व में 1975-76 के अंदर भगवानपुरा जिला कुरुक्षेत्र के अंदर जो है, भगवानपुरा के अंदर क्या की गई थी? खुदाई करने का काम किया गया था। परमाणा में एक खास और बात और थी भाई, बताऊं क्या थी? जो मृतक थे उनको दफनाया जाता था, 70 कब्र मिली है, बात समझ में आएगी होगी। मृतकों के साथ में तो खाने पीने की चीज रखा करते वो, दूसरा आभूषण रखा करते हो, ठीक है। मृतकों के साथ में अनु पूछ लिया हरियाणा में खाने पीने की वस्तु और आभूषण कहाँ रखा करते थे, तो याद रखना अपना परमाणा या फिर दक्ष खेड़ा के अंदर रखने का काम किया करते थे, ठीक है। बिरडाना फतेहाबाद, देखो भाई, एक सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हैं, नर्तकी की कांसे की मूर्ति आप जरूर पढ़ते होंगे, ठीक है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति या कड़ते मिली थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगर आपने याद रखना कि बिरडाना हरियाणा से जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली, उसकी डुप्लीकेट कॉपी करते मिली है, तो आपने याद रखना बिरडाना फतेहाबाद से जो है नर्तकी की कांसे की मूर्ति करते मिली है, बिरडाना जिला फतेहाबाद से मिली है, ठीक है। 2003-2004 के अंदर खुदाई करने का काम किया गया था। मदीना जिला रोहतक, मदीना जिला रोहतक जो है 2007-2008 लिख दी हूं, 2007-2008 किस किस के नेतृत्व में खुदाई की गई थी? प्रोफेसर वसंत सिंधे, और एक और नाम है विवेक डांगी। प्रोफेसर वसंत सिंधे और विवेक डांगी के नेतृत्व में खुदाई करने का काम किया गया था मदीना जिला रोहतक। तो चित्रित धूसर और मर्त भांड फटाफट बताएगा ये कहां से मिले, बताएगा कोई? ये दोनों के दोनों कहां से मिले? चित्रित धूसर, बताएगा कोई? कमेंट करके बताइएगा शाबाश। हरियाणा सरकार ने किस नाम से नया विभाग गठित करने का काम किया है? बिल्कुल विवेक दांगी, युवा, बताइए शाबाश। हरियाणा सरकार ने किस नाम से नया विभाग स्थापित किया है? शारीरिक सक्षम विभाग, युवा अधिकारिता विभाग, युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग, हरियाणा उत्थान सिंचाई विभाग, या फिर युवा विकास और रोजगार विभाग। देखो भाई, सबने मेरा हरियाणा के अंदर जो है फिलहाल कुछ विभागों को क्या किया है? मर्ज करने का काम किया है, और उनमें से जो है जैसे कौशल विभाग, रोजगार विभाग, औद्योगिक विभाग, इन तीनों को मिलाकर के युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग बनाने का काम किया है, ठीक है। युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग भाई किमें मिला लो, किमें कर लो है ताऊ खट्टर। आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं, सीटी क्वालिफाई करते और ये पेपर टेम पर ले ले। ये बालक तेरे गुण गाओगे, 2024 में तेरी सरकार ले देंगे, गारंटी। अगर जो सरकार लियानी है यो काम कर दे, लिखवा ले सीटी क्वालिफाई, पेपर टेम पर। डी ग्रुप की 14,000 नहीं तो ना 22,000 का तो वादा करा था, 22,000 पोस्ट। ये चीज ले दे सरकार ने कोई कौन रोकनी, गारंटी। 22,000 पोस्ट डी ग्रुप की, 50,000 पोस्ट आएंगी सी ग्रुप की, उससे पहले सीटी क्वालिफाई कर दे, बस यू काम करते। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बताओ शाबाश।
मई 1977 से 1977 अप्रैल से लेकर के मई से लेकर के जून से लेकर के देखो भाई, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2 नवंबर 1967, 22 मई 1968। ठीक है, 22 मई 1968। देखो पहली बार अलग एक चीज बताऊंगा तो हमने देखो पहली बार लगा था यू भाई, 2 उड़ान लग रहा है 22 मई में, 2 उड़ान लग रहा है, 202 दिन लगा था यो। समझ में आएगी? पहली बार राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967, 22 मई 1968 तक 202 दिन लगा था भाई। क्लरिकल पटवारी इनका सिलेबस एक के है, नु समझ लो। आज शायद कल परसों चेयरमैन का बयान है, 25-25 नंबर के 3 सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से कन्फर्म आप इसको ना मानो, लेकिन यो पैटर्न रहेगा जो 5 और 6 तारीख ने आपने पेपर दिया था। ठीक है, पहली बार सबसे लंबे समय तक लगा था 202 दिन, 2 नवंबर 1967 से लेकर के 22 मई 1968 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, पहली बार जब हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना बीएन चक्रवर्ती हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे, जबकि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति उस समय सत्ता के ऊपर थे। दूसरी बार हरियाणा प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून तक लगा था। ठीक है, 30 अप्रैल 1977 से लेकर के कब तक लगा था? 21 जून 1977 तक लगा था। ठीक है, 1977 के अंदर 52 दिन, बिल्कुल मोहित सही कह रहे हो आप, 52 दिन जो है, 52 दिन तक जो है दूसरी बार जो है क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता जो थे वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक किताब लिखी थी पंचायती राज क्यों और कैसे। ठीक है, पंचायती राज क्यों और कैसे किताब बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 52 दिन तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कर दिया था। और इस समय बीडी जत्ती जो थे वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, बड़प्पा धनप्पा जत्ती। इसके अलावा जय सुखलाल हाथी हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। और भारत के प्रधानमंत्री जो खुद का पेशाब पिया करते थे, मोरारजी देसाई, वो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा वो तारीख थी 6 अप्रैल 1991। और 6 अप्रैल 1991 से लेकर के 6 अप्रैल 1991 से लेकर के 23 जुलाई 1991 तक तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे। भनिकलाल मंडल हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव थे। राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे। 108 दिन तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार वाला कब लगा था? तो देख लो भाई, दूसरी बार वाला 30 अप्रैल से 21/6 तक लगा था, दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन किस बंदे को बनाया गया है? हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न, बताओ शाबाश। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन अरविंद यादव, विकास कपूर, देवेंद्र दहिया या फिर सुरेश सहार? तो अरविंद यादव जो है, अरविंद यादव को हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का। हरियाणा राज्य में गिरिपाद मैदान की औसतन चौड़ाई कितनी है? गिरिपाद का मैदान देखो भाई, जो गिरिपदीय मैदान जो है हरियाणा का, ये जो इलाका जो है खासतौर पर और 3 जिले आ जाओ, कौन से? अंबाला प्लस पंचकुला प्लस वायनाड यमुनानगर। ये जो गिरिपदीय मैदान जो है इन 3 जिलों के अंदर है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। ठीक है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। बिल्कुल 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जो शिवालिक की रेंज जो है, शिवालिक रेंज के अंदर ये गिरिपदीय मैदान है। इसकी औसतन ऊंचाई कोई आपसे पूछने का काम करता है तो 300 से लेकर के 375 मीटर जो है, 300 से लेकर के 375 तक इसकी क्या है? इसकी औसतन ऊंचाई है। इसके अलावा जो है घग्गर और यमुना का जो बीच का मैदान जो है, उस मैदान के अंदर जो है ये शामिल है। मंजीत जी आ जाओ।
घग्गर और यमुना, यानी इधर हरियाणा के इस दिशा में कौन सी नदी बहती है? घग्गर बहती है। इस साइड हरियाणा के अंदर कौन सी बहती है? यमुना बहती है। ठीक है, घग्गर और यमुना के बीच या जो इलाका होगा उरे के है गिरिपदीय मैदान है, और गिरिपदीय मैदान जो शिवालय की पहाड़ियों के अंदर है। स्थानीय भाषा के अंदर जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको चो कहा जाता है। और इस मैदान की प्रमुख नदियां कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कौन सी है? घग्गर और मारकंडा जो है इस मैदान की क्या है? प्रमुख नदियां शामिल है। ठीक है, अब अगली क्लास आपके सामने मैथ और रीजनिंग की होगी, जो 15-15 30 नंबर का होगा। मंजीत सर गजब के तरीके से आपको पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, चैनल तो सारे सब्सक्राइब कर लोगे, मैंने कहने की जरूरत को नहीं। हाँ, लीसो ऐप के ऊपर 11 से 14 फरवरी कोई भी बैच हो, ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, लीसो 20 आपने कूपन कोड यूज करना है, LISO लीसो 20। ठीक है, 20% आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आमंत्रित करता हूं मंजीत सर को, आएंगे आपको मैथ और रीजनिंग करवाएंगे। 30 नंबर का सिस्टम और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने लंबे समय तक मुझे आपने झेला। जय